जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह के जीवन के हल्के फुल्के किस्सों की सीरीज में आज बात करेंगे वीरों के वीर चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह द्वारा की गई प्यार भरी छेड़छाड़ की। वैसे दोनों में एक दूसरे के प्रति अत्यंत सम्मान और प्यार था, लेकिन मस्ती भी होती थी, छेड़छाड़ भी होती थी। जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना पर चर्चा हो रही थी, तो इस कार्य के लिए भगत सिंह को भेजने के विरुद्ध सबसे अधिक आग्रह आजाद का ही था। वे किसी कीमत पर भी भगत सिंह को खोने के लिए तैयार नहीं थे। पार्टी की सेंट्रल कमेटी भी इस बात पर एकमत थी और भगत सिंह को भी इसके लिए मना लिया गया था, लेकिन सुखदेव इस बात पर बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने भगत सिंह को इसके लिए खरी खरी सुनाई थी। दोस्तों, सुखदेव की बातें भगत सिंह को आहत कर गईं और फिर उन्होंने जिद पकड़ ली कि वे ही जाएंगे बम फेंकने। इसके बाद फिर सेंट्रल कमेटी को अपना निर्णय बदलना पड़ा, ये हम सब जानते हैं। साथ ही क्रांतिकारी शिव वर्मा अपनी पुस्तक संस्मृतियां में चंद्रशेखर आजाद के बारे में इस विषय पर लिखते हैं कि सुखदेव और भगत सिंह की जिद के सामने सिर झुकाकर ही उन्होंने वह फैसला स्वीकार किया था, लेकिन अंदर से भगत सिंह को खोने के विचार से वे दुखी थे। दोस्तों, आजाद ने एक योजना बनाई थी जिसके अनुसार बम फेंककर वहां से भागना था, और यह मुश्किल कार्य नहीं था। योजना के अनुसार बाहर टैक्सी लेकर आजाद तैयार मिलते और जैसे ही बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां पहुंचते, आजाद टैक्सी ड्राइवर को धक्का मारकर बाहर गिरा देते और इन दोनों को सकुशल वहां से निकाल ले जाते। लेकिन इसके लिए भगत सिंह तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका मिशन था बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी देकर अदालत को क्रांति के प्रचार का मंच बनाएं। शिव वर्मा एक और घटना का जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद मैं दिल्ली से झांसी चला गया, जहां आजाद रह रहे थे। उस दिन झांसी वाले अड्डे पर बड़ी भीड़ थी। भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर, विश्वनाथ वैशंपायन, राजगुरु और कुंदनलाल भी थे। शिववर्मा बताते हैं कि उनके पहुंचते ही सभी साथी उन्हें घेर कर बैठ गए ताकि दिल्ली के हालात की जानकारी ले सकें। दोस्तों, शिववर्मा अपने साथ कुछ अखबार भी ले गए थे, जिनमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की फोटो छपी थी। वे लिखते हैं कि उन फोटो को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए, पर आजाद काबू किए बैठे रहे। कुछ देर बाद एक साथी किसी काम से कमरे से बाहर जाने लगा। भूल से उस साथी का पांव उस अखबार पर पड़ गया जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के फोटो थे। जब आजाद ने यह देखा तो गरज पड़े, पर शीघ्र ही अपने गुस्से पर काबू करते हुए आजाद ने उस साथी का हाथ पकड़कर पास बैठा लिया और समझाने लगे, ये लोग अब देश की संपत्ति हैं, शहीद हैं, देश इनको पूजेगा। अब इनका दर्जा हम लोगों से बहुत ऊंचा है। इनके चित्रों पर पैर रखना देश की आत्मा को रौंदने के बराबर है। दोस्तों, ऐसा रिश्ता था भगत सिंह और आजाद का। वैसे लाहौर सेंट्रल जेल से भी भगत सिंह को छुड़ाने की योजना आजाद ने बनाई थी, और उसी कार्य के लिए बम का परीक्षण करते हुए 28 मई 1930 को एक दुर्घटना में क्रांतिवीर भगवती चरण वोहरा का बलिदान हुआ था। पर इसके बाद भी आजाद का हौसला नहीं टूटा था। वे अपने साथियों को लेकर जेल तक गए थे, पर भगत सिंह भागने के लिए तैयार नहीं थे। वे स्वयं को मिटाकर देश को जगाना चाहते थे। पर इन बातों से यह तो पता चलता है कि आजाद के मन में भगत सिंह के लिए कितना प्यार और सम्मान था, और भगत सिंह के जीवन को वो कितना मूल्यवान मानते थे। पर दोनों में शरारत, छेड़छाड़ भी खूब होती थी, और इन शरारतों में अक्सर भगत सिंह आगे रहते थे। भगवान दास माहौर अपनी पुस्तक यश की धरोहर में एक मजेदार घटना का जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि भगत सिंह और आजाद की कुश्ती हुई। आजाद बाल ब्रह्मचारी थे, बड़ा अच्छा स्वास्थ्य था, जमकर दंड बैठक लगाते थे। माहौर के मन में आजाद की छवि एक महाबली की थी।
और जिस घटना की हम बात कर रहे हैं ये घटी थी नवंबर 1928 में आगरा में नूरी दरवाजा मोहल्ले वाले घर में। माहौर वहां नए नए गए थे। एक सुबह माहौर का नामकरण संस्कार हुआ, उनका पार्टी नाम रखा गया कैलाश। और उसके बाद क्या हुआ, माहौर बताते हैं कि इसके बाद नहाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। नहाने से पहले भगत सिंह ने आजाद की पीठ में तेल मला और आजाद ने भगत सिंह की। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के हाथ मलने लगे, फिर जोर होने लगा तो आपस में हूं हां भी होने लगी। धीरे धीरे यह नौबत आई कि दोनों भिड़ गए और भगत सिंह ने आजाद को अपने दोनों हाथों में उठाकर फर्श पर धरपटका। आजाद के घुटने छिल गए। माहौर लिखते हैं कि मैं तो आजाद की ताकत का लोहा मानता था और मैं यह भी समझता था कि आजाद अपनी पूरी ताकत अभी लगा नहीं रहे हैं। फिर आजाद को हाथों में उठाकर पटक देना साधारण शारीरिक बल का द्योतक नहीं था। भगत सिंह के बल की धाक मेरे मन पर जम गई, ऐसा लिखते हैं माहौर। दोस्तों ये बात सही है कि भगत सिंह बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे, सुंदर तो थे ही, सेहत भी गजब की थी। दिल्ली में एक मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे अब्दुल समद खान। सेंट्रल असेंबली बम केस की जांच से ये जुड़े थे और उस मुकदमे में अंग्रेज सरकार ने 25 सरकारी गवाह खड़े किए थे। इनमें से कुछ चश्मदीद गवाह थे। गवाहों को आरोपी के सामने आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए लाया जाता था और परेड का तरीका यह होता था कि आरोपी को उसी की कदकाठी के 10-12 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाता था और फिर गवाह से पूछते थे, बताओ तुमने जिसको देखा वो इनमें से कौन सा है। मैजिस्ट्रेट अब्दुल समद खान ने दिल्ली की सेशन अदालत में अपने बयान में बताया था कि जब भगत सिंह की आइडेंटिफिकेशन परेड हुई तो जिन लोगों के बीच उन्हें खड़ा किया था वे भगत सिंह जैसे तगड़े और मजबूत नहीं थे, इसलिए दूसरे लोगों को बुलाया गया। दोस्तों अभिलेख पटल पर सेंट्रल बम केस की फाइल्स के वॉल्यूम 2 में पीडीएफ पेज 88 पर अब्दुल समद खान का बयान दर्ज है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि भगत सिंह की सेहत बहुत अच्छी रही होगी। भगत सिंह आजाद का बहुत अधिक सम्मान करते थे और आजाद भी भगत सिंह का बहुत सम्मान करते थे, प्यार करते थे। दल में दोनों सबसे तगड़े थे शरीर में, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि शारीरिक अभ्यास भी एक दूसरे के साथ ही करते रहे होंगे। दोस्तों एक और घटना है दिसंबर 1928 की। HSRA के सभी प्रमुख क्रांतिकारी लाहौर में थे। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेज SSP जेम्स स्कॉट के आदेश पर लाठियां चली, जिनसे लाला लाजपत राय घायल हुए और 17 नवंबर को उनका देहांत हुआ। भगत सिंह और उनके साथी इसका बदला लेने की योजना पर कार्य कर रहे थे। पैसे से हाथ तंग था। आजाद भोजन के लिए एक क्रांतिकारी को एक दिन में एक चवन्नी देते थे, पर अपने लिए तो इतना भी खर्च नहीं करते थे। एक दिन सुबह का समय था, आजाद नाश्ता कर रहे थे। भगवान दास माहौर अपनी पुस्तक यश की धरोहर में लिखते हैं कि उन्होंने अपने लिए कुछ नान रोटी और एक आने का गुड़ मंगवाया। दोस्तों नान को गुड़ के साथ खाना मुश्किल था। सूखा नान, सूखा गुड़ गले के नीचे कैसे उतरता, पर आजाद खा रहे थे। वे एक एक पाई की कीमत जानते थे। गुड़ रोटी भी बड़े चाव से खा रहे थे। बाकी कुछ साथी भी आसपास बैठे थे। भगत सिंह को यह अच्छा नहीं लगा कि आजाद सूखी रोटियां खाएं। उन्होंने मजाक करते हुए गुड़ की एक डली उठा ली और बाकी साथियों को भी इशारा किया कि एक एक डली वे भी उठा लें। आजाद ने कहा, देखो परेशान न करो, और भी बहुत काम करना है। मैं जो खाता हूं, जैसे खाता हूं, खाने दो। मगर भगत सिंह ने गुड़ की डली नहीं रखी। आजाद ने झुंझलाकर सारा गुड़ फेंक दिया, जो नाबदान के पास जाकर गिरा। दोस्तों नाबदान फारसी का शब्द है। ये उस नाली या मोरी को कहते हैं जिससे घर का गंदा पानी बाहर निकलता है। तो गुड़ वहां जाकर गिरा था। साथियों ने आजाद को समझाया कि गुस्सा थूक दो, नाराजगी छोड़ दो। आजाद बड़े कोमल हृदय व्यक्ति थे, मान गए। गुड़ उठा लाया गया।
आजाद गुड़ के साथ नान फिर खाने लगे। भगत सिंह ने कहा, पंडित जी, गुड़ नाबदान के पास जाकर गिरा था, अगर खाने की जिद ही है तो कम से कम धो तो लीजिए इसे। आजाद इतने सरल थे कि गुड़ को धोया और उसके साथ नान खा लिए, डकार ली और बोले, चलो चलें काम पर। दोस्तों, आजाद संगठन में गोपनीयता पर बहुत जोर देते थे। वे सामान्यतः किसी भी साथी को अपने परिवार के बारे में नहीं बताते थे। क्रांतिवीर सदाशिवराव मलकापुरकर एक घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं, एक बार भगत सिंह ने यूं ही मजाक करते हुए कहा था, अरे पंडित जी, इतना तो बता ही दीजिए कि आपका घर कहाँ है और घर पर कौन कौन है, ताकि भविष्य में हमसे बन सके तो उनकी यथाशक्ति सहायता कर सकें और देशवासियों को एक शहीद का ठीक परिचय दे सकें। दोस्तों, सदाशिव राव लिखते हैं कि हम लोगों की दृष्टि से इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं थी, परंतु आजाद की आंखें एकदम बदल गईं और अजब व्यंग्यपूर्ण क्रोध के स्वर में वे बोले, क्यों, क्या मतलब, तुम्हें मेरे घर से काम है या मुझसे? पार्टी में काम मैं करता हूं या मेरे घर के लोग? मेरा घर कहां है, मेरे घर पर कौन कौन है, इस प्रकार के प्रश्न ही क्यों करते हो? भगत सिंह सहम कर रह गए। सदाशिवराव लिखते हैं कि हम सब भी चुपचाप सुनते रहे। आजाद ने कहा, देखो रणजीत, इस बार पूछा तो पूछा, फिर कभी न पूछना। न घर वालों को तुम्हारी सहायता से मतलब है और न मुझे अपना जीवन चरित्र ही लिखाना है। यदि तुम ही ऐसी बातें करोगे तो फिर गोपनीयता कैसे रहेगी? तो इतने नजदीक होकर भी इतने दूर भी थे आजाद। दोनों के परिवेश में बड़ा अंतर था। दोस्तों, भगत सिंह एक संपन्न किसान परिवार से आए थे, जबकि आजाद का बचपन बेहद गरीबी में बीता था। भगत सिंह का लालन पालन आर्य समाजी वातावरण में बीता था, जहां मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, और भगत सिंह तो नास्तिक ही हो गए थे, जबकि आजाद एक परंपरागत सनातनी परिवार में जन्मे थे। लेकिन इतनी असमानताओं के बाद भी दोनों में एक दूसरे के प्रति कमाल का सम्मान था। साथ ही क्रांतिकारी शिव वर्मा अपनी पुस्तक संस्मृतियां में लिखते हैं, ईश्वर है या नहीं, इस पर आजाद किसी निश्चित मत पर पहुंच पाए थे, यह कहना कठिन है। ईश्वर की सत्ता से इनकार करने वाले घोर नास्तिक भगत सिंह की दलीलों का विरोध उन्होंने कभी नहीं किया। अपनी ओर से न उन्होंने कभी ईश्वर की वकालत की और न उसके पीछे ही पड़े। दोस्तों, भगत सिंह को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को, और इससे 25 दिन पहले 27 फरवरी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए आजाद वीर गति को प्राप्त हुए। लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी का इंतजार कर रहे भगत सिंह को जब यह जानकारी मिली होगी, उनकी कैसी प्रतिक्रिया रही होगी, इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के उस अनूठे संबंध की इस कहानी को आज यहीं विराम देते हैं। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।